Hello everyone. Today I'm going to share my NEET journey with you all and how I went from 420 marks to 595 marks in 8 months. What mistakes I made in my first attempt, what was my strategy during my drop year, and how I studied in my last 7 days before NEET, and what actually worked for me in my drop year. Hi everyone, I'm Twinkle, a third year MBBS student. In this video, I'm going to cover my NEET journey. एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ड्रॉप ईयर में और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम क्या मिस्टेक्स की थी और क्या स्ट्रेटेजी इम्प्रोवाइज की थी, एंड ऑल्सो नीट के 7 डेज पहले, मतलब 1 वीक पहले मैंने क्या पढ़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली, व्हाट मिस्टेक्स आई मेड इन माय 12th क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी पढ़ाई की कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं थी, और जितनी स्ट्रेटेजी थी इट वॉज कम्प्लीटली यूजलेस, क्योंकि मैं ज्यादातर रीडिंग करने पे, लेक्चर्स कंप्लीट करने पे फोकस थी, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही कम की थी। एंड देन जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी और उनमें मार्क्स नहीं आते थे तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी। सिंस दिस ईयर में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाली थी, मतलब कि 2021, उस टाइम पे कोविड था एंड हम लोग घर पे थे, हम लोग का 12th का एग्जाम भी नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा चिल हो गई थी कि 12th बोर्ड के लिए भी नहीं पढ़ना है, तो मैंने पढ़ना भी कम कर दिया था। और जब मैं पढ़ती थी तो मैं सिर्फ रीडिंग लेक्चर्स कंप्लीट करने पे और उन टॉपिक्स को सिर्फ रिवाइज होने पे टाइम देती थी। मैं क्वेश्चंस बहुत ही कम लगाती थी, या फिर मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है उनको एक एक बार लगा के खत्म। कोविड के टाइम में घर पे थी, सिंस मैं 5th क्लास से घर के बाहर हूँ, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टीवी एंड फोन चलाना, तो मैंने टाइम वेस्ट भी बहुत ज्यादा किया है ऑफ कोर्स। तो ये मेरी मेजर मिस्टेक्स थी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, जिसकी वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सितंबर 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, एंड देन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर हाफ, इतने टाइम मैंने अपने आप को, अपने माइंड को रेस्ट दिया था। मैं थोड़ा घूम के आई थी एंड आई वाज प्लानिंग कि अब मुझे ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, मैंने लिया तो मुझे कैसे पढ़ना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। एंड ऑफ कोर्स मैंने ड्रॉप अगर लिया है तो मुझे इस ईयर में निकालना है, मतलब कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेरा नीट निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने चीजें रश कर दी, नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। क्योंकि मेंटली बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर रहता है, अपना खुद का भी अपन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, वो जो मेंटल बैगेज हो जाता है कि आपका नीट नहीं निकला है, अब आपको ड्रॉप लेना है, इस ड्रॉप में आपको निकालना ही है, तो उसको मैंने ओवरकम करने का ट्राई किया है 1-2 महीने। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है, अब मैं कोटा जाऊंगी, ऑफलाइन क्लासेस लूंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंड स्ट्रेस फ्री, मतलब ऑफ कोर्स वो कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रेस को आप कम करो, और थोड़ा सा जब तक आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं होगी तब तक आप पढ़ाई पर डेफिनेटली फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्राई भी करेंगे पढ़ने का, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, और अल्टीमेटली फिर वही साइकिल रिपीट होती है कि आपको डिमोटिवेशन आएगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर आप पढ़ेंगे, फिर मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर से डिमोटिवेशन। तो ये जो चीज थी, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, कि मैं कुछ भी पढ़ती थी, फिर मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ पढ़ती थी जब भी मैं पढ़ती थी। तो ये चीज मुझे इम्प्रोवाइज करनी थी, इस पे मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, चीजें समझी, एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे ड्रॉप ईयर में कैसे पढ़ना है और मुझे किस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई थी तब मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के गई थी, लेकिन फिजिक्स के मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे, मैंने फिजिक्स बहुत अच्छे से किया था क्योंकि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था। बायो भी मैंने ठीक ठाक कर ली थी, लेकिन मैंने एक और गलती ये की थी कि मैंने एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं किया था। मैंने मॉड्यूल, नोट्स, एनसीईआरटी, इन सब के चक्कर में मैं बहुत उलझ गई थी बायोलॉजी में। एंड केमिस्ट्री मैंने इतना अच्छे से नहीं की थी, तो केमिस्ट्री मुझे अच्छे से नहीं आती थी, तो मुझे मेरे वीक पॉइंट्स समझ आ गए थे कि मुझे कहाँ वर्क करना है। तो सितंबर 2021 में एग्जाम देने के बाद जब अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, मैंने 1 महीना अपने आप को दिया, सेल्फ एनालिसिस किया, अपने स्ट्रेटेजी बनाई, एंड देन मैं 1 मंथ बाद नवंबर मिड में अराउंड कोटा चली गई। मैंने आकाश की कोचिंग ज्वाइन की एंड वहां पे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं अपनी रेगुलर क्लासेस जाती थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा टॉपिक कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक पे मुझे ज्यादा वर्क करना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा वर्क करना है। और मैंने क्या गलती की थी, मैं रीड ज्यादा करती थी एंड मैं क्वेश्चन कम सॉल्व करती थी। तो फिर मैंने रीडिंग से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया। मैंने अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व किए, मॉड्यूल में जो पीछे एक्सरसाइज दी रहती है, पीवाईक्यू एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उनको मैंने 3-3, 4-4, 5-5 बार किया। बायो में मैंने नोट्स और मॉड्यूल्स वगैरह सबसे हटके कंप्लीटली एनसीईआरटी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ा, क्योंकि लिटरली बायोलॉजी में ऑलमोस्ट जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग लगाएं। उसका सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा वियर्ड है, तो कुछ कुछ चीजें एक बार स्लिप हो जाती है। जब आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रीडिंग लगाते हैं तब आपको बहुत सारी नई चीजें मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स, मॉड्यूल, ये सब छोड़ के आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है बायो में। आप लिटरली अगर मल्टीपल रीडिंग्स बायोलॉजी में एनसीईआरटी की लगा लेते हैं, टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो यू कैन स्कोर 300 प्लस इन बायोलॉजी और मे बी 330 प्लस। क्योंकि कुछ ही एक दो या फिर दो तीन ही क्वेश्चंस बायोलॉजी में कहीं ऊपर नीचे से, या फिर वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में होते हैं पर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको 100% एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज रिकमेंड करूंगी। उससे आपके डेफिनेटली 330 प्लस मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से किया तो। फिजिक्स में आपका बेसिक जो 11th में काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वेक्टर्स, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने ये क्लियर कर लिए तो लिटरली आपको फिजिक्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि जो भी चैप्टर्स है आगे उनमें भी वेक्टर्स, एनएलएम और काइनेमेटिक्स के बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो सारी चीजें यूज होती हैं हमारी मैकेनिकल फिजिक्स में। जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में मेनली फॉर्मूलाज है, एंड फॉर्मूलाज भी अगर आपने उनका डेरिवेशन देख लिया, जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डेरिवेशन देख लिया, उन्हें समझ लिया कि कौन सी चीज कैसे आ रही है और कौन सी वैल्यू कैसे निकालनी है, इसका आपस में क्या रिलेशन है, तो लिटरली ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चंस। एंड फिजिक्स पे ज्यादा आपका थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक आध बार कॉन्सेप्ट समझ लेना है, रीडिंग लगा लेनी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज के साथ साथ जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं उनको भी मल्टीपल टाइम लगाओ। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा, लेकिन आप अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो चाहे वैल्यू कुछ भी आ जाए, थोड़ा सा ट्विस्टेड होकर भी आ जाए, आपको पैटर्न याद रहेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आना है, आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। इससे डेफिनेटली आपकी स्पीड भी बढ़ने वाली है। एंड या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो अपना टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करें। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप बिना टाइमर के कॉन्सेप्ट समझ के कर सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो टाइमर लगा के करें। इससे आपकी स्पीड भी इंप्रोवाइज होगी एंड आपको ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम के टाइम, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन अराउंड 1 मिनट ही मिलता है। तो आपको अगर टाइम मैनेज करके चलना है तो आपको टाइमर के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। लेट्स कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर लाइक फिजिक्स, मतलब उसके पढ़ने की स्ट्रेटेजी फिजिक्स की तरह होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में सबसे स्पेशली जो ध्यान रखनी है चीज है वो है एक्सेप्शन। हर चैप्टर के एक एक दो दो पेज में कॉम्पैक्ट नोट्स बनाओ। इनऑर्गेनिक में मेनली जो एक्सेप्शंस होते हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट है उससे हटके जो चीजें होती हैं वो ज्यादा आती हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझो और कॉन्सेप्ट से अलग जो चीज है वो आपको याद करनी है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको याद रहेगा ही, बाकी सब चीजें उससे सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। और अब असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं तो कभी कभी उनका रीजन भी आता है, तो वो एक्सेप्शन क्यों है उसका रीजन भी आपको समझना है और उसे याद करके रखना है। क्योंकि अब असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन आने लगे हैं तो डायरेक्ट सिर्फ एक्सेप्शन नहीं आता है, उसका रीजनिंग भी आता है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में इक्वेशन सॉल्व करनी है। ऑर्गेनिक पे आपको सभी रिएक्शन विद नेम याद होनी चाहिए। बहुत सारी रिएक्शंस है जिनका नाम ही इंपॉर्टेंट है, वो कंपाउंड भी नहीं देते हैं और उन रिएक्शन का नाम दे देते हैं एंड दे आस्क यू कि इसमें कौन सा प्रोबेबल प्रोडक्ट बन सकता है या फिर कंपाउंड बन सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से सारी रिएक्शंस उनके नाम के साथ याद होनी चाहिए। एंड सबसे ज्यादा आप चेन रिएक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। तो एक क्वेश्चन में ही आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जब क्वेश्चन आता है तो आप क्विकली सॉल्व कर पाते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम ड्रॉप ईयर में इम्प्रोवाइज की थी। आई स्टार्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइमर। आई फोकस्ड ऑन माई वीक टॉपिक्स एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। मैं थियोरी रीड करती थी लेकिन ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी एंड ट्रस्ट मी इट इज लिटरली गेम चेंजर। So solve as much as questions you can solve in a day. Now let's come to कि मैंने 3 सब्जेक्ट का जो टाइम डिवीजन था कि मुझे कब कैसे पढ़ना है और रीडिंग के लिए कौन सा टाइम एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कौन सा टाइम, वो जो मैंने आइडियल टाइम टेबल बना रखा था। ऑफ कोर्स उससे हम 100% स्टिक नहीं कर पाते, बट स्टिल मैं ट्राई करती थी कि मैं एक वीक में 70% वो जो मैंने टारगेट बनाया है वो मैं कवर कर लूँ। तो लेट्स सी द ब्रेकडाउन कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देती थी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग और जो थियरी रीडिंग थी मैं उसको कितना टाइम देती थी। सबसे पहले बायोलॉजी में अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में, मतलब जब मैं सो के उठी हूँ या फिर सोने वाली हूँ उस टाइम पे मैं
रीडिंग का टाइम रखती थी बायो का, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा रिटेन होता है थियोरेटिकल चीज़ें। तो मैं अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट जब मैं सोने वाली रहती थी, तब मैं बायो पढ़ के सोती थी। तो मैं अर्ली मॉर्निंग या फिर रात के टाइम बायोलॉजी 2 घंटे उसकी रीडिंग लगाती थी, एंड दिन में 40 मिनट्स या फिर 1 घंटे जो टॉपिक पढ़ा है रेस्पेक्टिव टॉपिक के पीवाईक्यूज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाती थी। तो बायो का तो इतना ही सिंपल था, एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से 1-2 बार एंड उसके क्वेश्चंस लगाओ। देन लेट्स कम टू फिजिक्स। फिजिक्स में मैं बहुत कम टाइम देती थी, थ्योरी में मैं ऊपर से फटाफट से एक आध बार रीड लगा के लाइक 45 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 1 आवर, इतना तो मैं कभी नहीं, 45 मिनट 30 टू 45 मिनट में 1-2 टॉपिक का जल्दी से थियरी देख लेती थी, और फिर मैं 2-2.5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में देती थी फिजिक्स का। उससे जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉड्यूल में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते थे, वो सभी मैं सॉल्व करती थी फिजिक्स में। एंड केमिस्ट्री में मेरा 1:1 रहता था, कि अगर 1.5 घंटे मैंने थियरी पढ़ी है तो 1.5 घंटे में क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगी, क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसमें कंपैरेटिवली फिजिक्स से ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी, और बायो से कम। तो मैं इंटरमीडिएट टाइम देती थी, 1 या 1.5 घंटा मैं बुक रीडिंग करती थी एंड 1 आवर में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लिटरली पीवाईक्यूज मोर देन इनफ होते हैं, अगर आप अपने क्लासेस के बाद प्रॉपर एक टाइम निकाल पाए, सभी सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक छोटा बड़ा, वो आप कितने टाइम में एक टॉपिक कर पा रहे हैं, अगर पूरा नहीं तो उस टॉपिक को 1-2 दिन में डिवाइड कर दो, 1-1.5 घंटे आपने पढ़ाओ, उसके बाद 1 घंटे उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीनों सब्जेक्ट का अगर आपने ऐसा किया तो आप 6 घंटे में अराउंड तीनों सब्जेक्ट की थ्योरी, कोई एक टॉपिक छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है या आधा टॉपिक, और उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने अपना टाइम डिवीजन बनाया था, मैं थोड़ा थोड़ा तीनों सब्जेक्ट को रोज कवर करने की कोशिश करती थी, क्योंकि 12th में मैंने 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलती थी, कोई 2 और एक का बहुत ज्यादा बैकलॉग बन जाता था, और फिर मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं करता था, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। तो एटलीस्ट अगर मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती थी एक सब्जेक्ट को, तो मैं थोड़ा थोड़ा तो कर लेती थी कि नेक्स्ट डे मैं उसको थोड़ा ज्यादा कर लूंगी, एटलीस्ट आधे घंटे या फिर 40 मिनट में इस सब्जेक्ट को पढ़ लूँ। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मैं 2 सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ, या फिर एक सब्जेक्ट पहले फिर दूसरा सब्जेक्ट फिर तीसरा सब्जेक्ट। ऐसे करने पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड बन जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, एंड मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर बनता था। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल हटा दी थी, एंड मैं तीनों सब्जेक्ट को डेली थोड़ा थोड़ा करती थी, एंड टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चंस भी कवर करती जाती थी। तो ऐसे मेरा एटलीस्ट बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं बनता था। एंड देन संडे को तो ऑफ कोर्स वो बहुत आइडियल बातें होती है कि आप पूरा हफ्ते में जितना पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो। तो पूरा तो नहीं हो पाता था, थोड़ा बहुत मैं बायो पे मेनली फोकस रहती थी कि संडे को मेरे को बायो जो मैंने हफ्ते में पढ़ी है उसको मैं रिवाइज कर लूँ। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स को मैं कभी कभी रात में, या फिर कोई मुझे जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया वो मुझे पढ़ने का मन नहीं है, तो जो मैंने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है, जब मुझे थोड़ा आलस आ रहा है, जब मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो मैंने पहले जो टॉपिक्स कर रखे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के, मैं उनको कवर कर लेती थी। या फिर अगर क्लास टाइम कोई टॉपिक है जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने पढ़ रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, तो उस टॉपिक के टाइम में जो मैंने कवर कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक, उन्हें मैं रिवाइज कर लेती थी। सो दिस इज हाउ आई मैनेज्ड बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एक साथ। नाउ लेट्स कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि मैंने नीट के 7 दिन पहले क्या पढ़ा था अपने ड्रॉप ईयर के टाइम। तो लास्ट के जो 7 डेज या लास्ट के जो डेज होते हैं एग्जाम से पहले, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। आपने 1-2 साल या उससे ज्यादा भी बहुत अच्छे से मेहनत की होती है, बट अब जो फाइनल डे होता है एग्जाम का, उस दिन आपको वो पूरी मेहनत याद आनी चाहिए, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का जो सिलेबस मिला के बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, और लास्ट वीक में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। तो हम लास्ट वीक में कैसे पढ़ें? तो ये लास्ट वीक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने यूज की थी। मैंने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया था, एंड अपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम का ट्रॉमा था कि लास्ट 7 दिन में मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, एकदम सिर पकड़ के बैठ गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और ऑफकोर्स लास्ट तक वही फीलिंग आती है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैंने ये सब चीजें एनालाइज करके, दूसरे लोगों का वीडियो वगैरह देख के ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मुझे वो जो छोटी छोटी बुकलेट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग को देते थे, जिसमें एक चैप्टर की पूरी समरी टाइप या कॉम्पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सेप्शंस, और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती थी, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते थे, वो एक बुक देते हैं, एंड कुछ एलन में कुछ गुटका करके उसको कुछ बोलते हैं। एंड जो रैपिड रिवीजन वाली भी बहुत छोटी बुकलेट्स आती है, जिसमें हर चैप्टर 1-1, 2-2 पेजेस में खत्म हो जाता था। तो मैंने वो बुक्स को लास्ट के 2-3-4 दिन में पूरा कंप्लीट किया था। इवन जिस दिन मैं नीट की एग्जाम देने जा रही थी, उस दिन मैंने फिजिक्स के फॉर्मूलाज सुबह सुबह उसी से रिवाइज किए थे,
क्योंकि हम सब पढ़ लेते हैं, फिर भी एंड टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। अगर आपके पास वो बुकलेट्स नहीं है, तो अभी ये जो प्रिपरेशन टाइम है, आपके पास नीट के जितने भी 4-5 महीने बचे हैं, इसमें आप जितने भी चैप्टर जो भी कवर करते जाएँ, सभी का एक कॉम्पैक्ट समरी टाइप के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर को ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े-बड़े, हर चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या कोई एक्सेप्शन जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज़ है, हर चैप्टर का आपको एक पेज में बनाना है और लास्ट में आपको यही रीड करना है, क्योंकि आप पूरी बुक घुमाते नहीं बैठ सकते हो लास्ट में। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बायोलॉजी में तो आप फिर भी एक बार बुक जल्दी-जल्दी घुमा के ऊपर से देख सकते हो कि आपने कौन-सा पॉइंट हाइलाइट किया है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 एनसीईआरटी की बुक देखनी है। तो जल्दी से जो आपने हाइलाइट किया है, स्टिकी नोट्स जो भी लगाए हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है या आपको जो लगता है जो आप बार-बार भूल जाते हो, आप मार्क करके रखते हो। तो बायो में लास्ट के 2 दिन में, 3 दिन में वो देख के खत्म करो। लेकिन केमिस्ट्री, फिज़िक्स में आप पूरा-पूरा नहीं पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो बायोलॉजी में तो 2 ही एनसीईआरटी बुक थी, मैंने मार्क किया हुआ था, हाइलाइट किया हुआ था, स्टिकी नोट्स पे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, वो लिखा था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगते थे वो मैंने लिखे थे। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ के गई थी, जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, मैं डायग्राम्स देख के गई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम से पहले सारे डायग्राम देख के जाओ, क्योंकि डायग्राम में बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर हो जाती हैं एंड आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती है डायग्राम से। एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में डायग्राम्स भी आते हैं, उनकी लेवलिंग भी आती है, तो वो लास्ट टाइम देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने एनसीईआरटी में जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स थे, मैंने मार्क किए हुए थे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने साइड में लिखे थे, स्टिकी नोट्स पे लगाए थे, वो सारी चीज़ें मैंने रीड की थी। एंड फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री मैंने वो जो एक बुकलेट आती है, रैपिड रिवीजन या फिर गुटका करके कुछ, उससे मैंने पढ़ा था। इट वाज़ लिटरली वेरी, वेरी हेल्पफुल। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के भी उसमें सारे एक्सेप्शंस दिए थे, किस सब्जेक्ट में कौन-सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ कौन-सा रूल लगेगा, वो सब कुछ मतलब एक चैप्टर का पूरा समराइज़ उन्होंने 1 या 2 पेज में कर रखा था। तो वो बहुत अच्छे नोट्स थे। तो मैं आप लोगों को भी वही रिकमेंड करूँगी। एंड फिज़िक्स में भी मैंने सेम वही लास्ट में, ऑफ कोर्स हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ नया भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैंने सभी चैप्टर के स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितने भी फॉर्मूलाज थे वो बार-बार 1-2 बार उस बुकलेट से देख लिए थे। इवन जिस दिन मैं नीट की एग्ज़ाम देने जा रही थी, उस दिन भी मैं फिज़िक्स की बुकलेट से फॉर्मूलाज रिवाइज़ करके गई थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट वीक में क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ा तो सबने सब कुछ होता है, लेकिन रिटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक एक बार सभी चीज़ पे नज़र नहीं चली जाती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं आ जाती हैं वो चीज़ें, तब तक आपको कन्फ्यूजन रहता है या फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है खुद पे, और इसी की वजह से वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और टाइम जाता है। तो एक बार आपकी हर चीज़ से नज़र गुज़रनी ही चाहिए, तो इस टाइप से आप जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इम्प्रोवाइज़ की, मैंने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फ़ोकस किया। एंड जो मैंने गलतियाँ की थी, मैंने कम पढ़ा था ऑफ कोर्स, सॉरी पापा। तो मैंने जो गलतियाँ की थी वो मैंने रिपीट नहीं की, लेकिन स्टिल मैंने एक गलती की थी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अपने ड्रॉप ईयर के टाइम, जब मेरे 595 मार्क्स आए, तब भी मैं ओएमआर में 5 क्वेश्चंस गलत भर के आई थी। यस, मेरा टाइम तो मेरे पास था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था एंड उस क्वेश्चन की मैंने जगह नहीं छोड़ी थी, एंड उसके बाद वाले 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए एंड वो पाँचों क्वेश्चंस लाइन से मेरे गलत हो गए थे। तो प्लीज़, प्लीज़ इतनी मेहनत के बाद आप ओएमआर गलत भर के अपने नंबर कम करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये बेवकूफ़ी मैंने की थी एंड ये मैं यूजुअली करती थी। मैं ओएमआर गलत भरती थी एंड फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कि ओएमआर मैं अच्छे से भरूँ। बट जो आपका कोर होता है क्लमज़ी या फिर जो भी बोलो कम दिमाग वाला, वो आ ही जाता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब आप थोड़ा पैनिक करते हैं। तो बिल्कुल काम होके एग्ज़ाम देना होता है एंड ये जो सिली मिस्टेक्स है ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी 1, 2, 3 साल की जितने भी साल की मेहनत होती है, वो पूरी मेहनत रहती है और यही टाइम ऑफ कोर्स डिसाइड करता है कि वो मेहनत का कितना रिज़ल्ट आ रहा है। तो ओएमआर में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, जो कि मैंने कर दी थी, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकॉन एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।